अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल वसीम एक बार फिर हाजिर हूँ अपने उर्दू के सवालनामे के लिए कि उर्दू का सवालनामा आपका कैसा आएगा, उसे किस तरह हल करना है और उसमें क्या क्या इंदराजात हैं जो ज़रूरी हैं और आपको हर बच्चे को सही लेवल पर, सही तरीके से, सही सतह पर उसके इंदराज करने हैं। देखिए, आपने सवालनामा पूरा सॉल्व कर दिया और आपने इंदराज में अगर गलती कर दी, मतलब अपने जो आपके पर्सनल डाटा है उसको भरने में आपने गलती कर दी, तो आपका सवाल सारा का सारा बेकार, यूजलेस। ठीक है, तो इंदराज करते वक्त हमें क्या क्या एहतियात बरतनी है, क्या क्या चीजें लिखनी है, वो सब आज के पेपर में, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सवालनामे की तरफ। जो आप जैसे ही क्लास में दाखिल होंगे तो 15 से 20 मिनट पहले आपको सवालनामा मिल जाएगा और आपको उसके साथ साथ आंसर शीट भी मिलेगी। आंसर शीट जो हमारी OMR की शीट की शक्ल में होगी वो आपके सामने आएगी। जैसे पिछले आप यहाँ देख रहे हैं, ये गोल गोल बने हुए हैं जिसमें 1 से लेके 9 तक नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके लिखत में मतलब तहरीरी मालूमात हैं जो आपको बाहम सही तरीके से भरनी है। आप OMR शीट भरते वक्त क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखेंगे? सबसे पहले तो जो चीज़, जिस सब्जेक्ट का, जिस मजमून का आप पेपर दे रहे हैं, वो लिखने वाला काम पहले सॉल्व करेंगे, पहले लिखेंगे। सब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है उर्दू। सब्जेक्ट कोड, जो आपका सब्जेक्ट कोड हो वो कोड लिखना है। यहाँ पर डेट डालनी है, जिस डेट में आप पेपर देने जा रहे हैं। लैंग्वेज ऑफ आंसर यानी कभी इसमें लैंग्वेज ऑफ आंसर लिखा है, कुछ लोग मीडियम लिख देते हैं, लेकिन लैंग्वेज ऑफ आंसर में आपको वही जबान तहरीर करनी है, वही जबान लिखनी है जिस जबान में आप पेपर दे रहे हैं। यहाँ उर्दू का है तो आप उर्दू लिखेंगे। अगर सपोज कीजिए, मान लीजिए, फर्ज कर लीजिए कि वो हिंदी हो तो फिर हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश है तो इंग्लिश लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ आपका उर्दू का पेपर है तो यहाँ आप उर्दू लिखेंगे। राइट कोड नंबर एज पर क्वेश्चन पेपर। आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है, जो सवालनामा मिलने वाला है, उसके ऊपर आपको एक कोड नंबर लिखा होगा, जिसे ये वाला कोड नंबर, ये आपको उसमें वहां मेंशन करना है। ठीक, और उसके बाद आइए पर्सन विद डिसेबिलिटीज। हाँ, राइट कोड एज पर क्वेश्चन पेपर कोड नंबर और उसका वो लिखना है सेट नंबर ABC। 3 सेट हैं ABC, तो तीनों में से ABC, वो पिछले वाला जो हमारा था वो A वाला सेट था, तो हम इसमें A लिख भर देंगे, A को काला कर देंगे और बिल्कुल डार्क कर देंगे। अब इसमें लिखा है पर्सन विद डिसेबिलिटीज। डिसेबिलिटीज कहते हैं किसी भी माजूरी को, अगर कोई बच्चा किसी भी तौर पर माजूर है और उसने फॉर्म भरते वक्त, जो अपना फॉर्म रजिस्ट्रेशन कराया था ओपन उसमें, अपने हमारे यहाँ से जो सबमिट कराया था, उसके अंदर उसने अपनी कोई डिसेबिलिटीज का, कोई माजूरी का जिक्र किया था, तो वो यस कर देगा। और अगर उसने कोई माजूरी का जिक्र नहीं किया तो नो करेगा। ए फिजिकली चैलेंज, टिक द कैटेगरी BDHSCA, ये अलग अलग कैटेगरीज है। अगर आपकी माजूरी है तो आप उस माजूरी के साथ से जो भी आपकी कैटेगरी होगी उस कैटेगरी में आप क्लिक करेंगे और उसे डार्क करेंगे। अच्छा, वेदर राइटर प्रोवाइडेड, ये है कि अगर आप लिखने में अक्षम हैं या लिखने में आप लिख नहीं सकते हैं, माजूर हैं, लिखने से माजूर हैं और आपको राइटर चाहिए, तो फिर आपको लिखेंगे वेदर राइटर प्रोवाइडेड के यस, हाँ जी चाहिए। इफ विजुअली चैलेंज, नेम ऑफ द स्क्राइबर यूज्ड, अगर आप आंखों से माजूरी है तो आप लिखने वाले के नाम, उसका वो जो भी आपके स्क्राइबर है उसका नाम आपका लिखेंगे। ठीक है ना, ब्रेल है, जो भी अलग अलग उसके तरीके होते हैं वो, लेकिन ये चीजें आपके लिए नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ हमारे सेशन से, हमारे इस प्लेटफॉर्म से कोई भी माजूर बच्चा इम्तिहान नहीं दे रहा है। तो जहां तक आपको मालूमात है सिर्फ आप उसी कॉलम में उसी कॉलम को इस्तेमाल करेंगे, और जो चीज आपके कंसर्न नहीं है तो उसमें सब में नो क्लिक कर, नो टिक करते चले जाए, नो 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 नो। ठीक, अब आइए अपने रोल नंबर पर। ये कॉपी का सीरियल नंबर है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, रोल नंबर है। यहां जो भी आपका रोल नंबर है उसे राइट हैंड से शुरू करेंगे, सीधे हाथ से शुरू करेंगे, जो भी आपका रोल नंबर है, यहां से इस वाले कॉलम से। सपोज कीजिए आपका यहाँ पे 1 है,
यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 1, यहाँ फिर 1। तो इसके हिसाब से ये जो कॉलम है ना 1 2 3 4 5 6 जो गिनतियां लिखी हुई 9 तक, जो ऊपर आपने गिनतियां लिखी हूं उसके हिसाब से उन्हीं गोल दायरों को डार्क करेंगे, काला करेंगे, स्याह करेंगे। एक ये रहे, कोशिश करेंगे डार्क सर्कल करें और ये इससे बाहर ना निकले। दूसरा यहाँ पे 2, यहाँ 2, ये रहा। आधा अधूरा नहीं करेंगे, पूरा करेंगे। कुछ लोग सिर्फ हल्का सा डार्क करके छोड़ देते हैं, तो वो भी सही नहीं है। फिर 0, फिर उसके बाद 5। अच्छा, इसमें देखेंगे अलाइनमेंट का। कभी कभी जल्दबाजी में हम एक ही लाइन में करते चले जाते हैं और हमें जहन में नहीं रहता है कि क्या हुआ, और जब देखते हैं नजर पड़ती है तब हमें अपनी गलती का एहसास होता है। फिर हम उसे मिटाने की, रब करने की या वाइटनर लगाने की, वाइटनर लगाना वगैरह कोशिश करते हैं और लगाते हैं। वो सारी चीजें आपके पेपर को खत्म करने वाली हैं, बर्बाद करने वाली हैं। उसके बाद आइए 6। जिस नंबर के नीचे आपको डार्क करना है, आप जिसको डार्क करना है, आप उसी नंबर के नीचे उसी लाइन में डार्क करेंगे, अगली, पिछली या बराबर वाली लाइन में नहीं करेंगे। ये बहुत एहतियात से काम करने वाले हैं, और इसीलिए आपको 15 से 20 मिनट पहले पेपर मिल जाएगा कि आप एक्चुअल पेपर सॉल्व करने से पहले, असल पेपर हल करने से पहले आप इस तरह की जो आपकी एंट्रीज हैं, जो रजिस्ट्रेशन है, जो रजिस्ट्री हैं, वो कर लें, सुकून और इत्मीनान से कर लें, सही कर लें। अपना जब आप रोल नंबर लेके जाएंगे तो उसमें काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, उसके हिसाब से करना है। सेंटर कोड भी आता है, सेंटर नंबर भी आता है, वो सब चीज़ें आपको करनी होंगी। इसके बाद फिर सॉरी देखो मेरे 8, फिर 9, ये वाला ये रहा। बहुत सुकून और इत्मीनान से करने वाली बात है, किसी भी किस्म की जल्दबाजी नहीं और कोई गलती नहीं, क्योंकि कंप्यूटर वही चीज पकड़ेगा जो सही होगी, और अगर कोई जरा सी भी गलत होगी तो वो एरर शो कर देगा, और इस तरह आपकी कॉपी कैंसिल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वहां जाया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये आपका। इसके बाद आप आइए कैंडिडेट नेम्स इन कैपिटल लेटर। जो भी आपका नाम है, X Y Z A N B C T O, जो भी आपका नाम हो ना, सपोज जैसे मेरा नाम अब्दुल वसीम है तो मैं अब्दुल इसमें पहले लिखूंगा, एक खाना छोड़ूंगा, वसीम लिखूंगा, फिर उसके आगे कुछ और नाम आता है, सरनेम होता है, तो एक खाना छोड़ के वो भी पूरा करूँ। और उसके हिसाब से ही हम इसको पूरा करेंगे। यहाँ पे जस्ट सपोज मैंने X लिखा है तो ये रहा X। इसमें भी ABCD पूरी लिखी हुई है, ए से लेके Z तक एक लाइन में। फिर उसके बाद Y, उसके बाद Z। जैसे मैंने आपको मिसाल देके समझाई है, नाम नहीं है, नाम तो आप अपने अपने भरेंगे जो भी होगा आपको। फिर A, फिर N, ये खाली कॉलम है, फिर यहाँ पे N, फिर भी फिर यहाँ T, फिर यहाँ T के बाद O। इस तरह ये हमारा पूरा सेशन हुआ। उसके बाद आइए सेंटर कोड। जो भी आपके रोल नंबर पे सेंटर कोड लिखा हो, नंबर लिखा हो, वो आपको यहाँ लिख रहे हैं 0 2 3 4 5 0 6 और ये 7। देखिए जल्दबाजी में 5 लिखना चाहता है, 6 लिखा गया, तो आप इस तरह की गलती ना करें, जो सही हो बिल्कुल एग्जैक्टली उसके हिसाब से लिखें। यहाँ पे 0, और हर बच्चे का, हर मदरसे का सेंटर अलग अलग होगा, इस बात का ध्यान रखें। बहुत ही एहतियात से भरने वाली चीज़ें हैं ये, क्योंकि हो सकता है 2-3 मदरसों का सेंटर एक ही हो, और ये भी हो सकता है कि हर मदरसे का सेंटर अलग हो।
तो उसके हिसाब से आपको बताना है, किसी मदरसे से कॉपी नहीं करनी। आपके रोल नंबर पे ये जनरल हिदायत, जनरल ज़रूरी मालूमात लिखी होंगी, इत्तलात लिखी होंगी, आप उनको देख के उसके हिसाब से इसमें रजिस्टर करें, उसे भरें, दराज करें। इसके बाद 4, कभी आप ये सोचे कि हमारा है, हम अपने ही सेंटर का नाम लिख दें, ऐसा कुछ नहीं है। ये सेंटर, जब ये सेंटर NIOS प्रोवाइड करता है, हमें बताता है, तो हमें वही सेंटर कोड इसमें लिखना होगा। जैसे हर बच्चे का रोल नंबर मुख्तलिफ है, इसी तरह हर मदरसे का सेंटर कोड भी मुझे लगता है कि मुख्तलिफ होगा। ये हो सकता है कि कैपेसिटी के हिसाब से जो उसमें जगह है उसके हिसाब से एक आध मदरसे एक साथ वहां बैठाने का इंतजाम। सब्जेक्ट कोड, जो भी आपका सब्जेक्ट कोड हो, 003, तो 0, ये सॉरी यहाँ तो कुछ नहीं, तो सीधा 5 ही भरा जाएगा। चल भाई चल जा, नहीं चल रहा, चलिए खैर कोई बात नहीं। ये मेरे पास तो ऑप्शन था मिटाने का, आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। तो 0 हमने भर दिया, उसके बाद 3, जो भी आपका सब्जेक्ट कोड हो आपको यहाँ पे इस तरह मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आखिर में लिखा है मदर्स फादर्स गार्जियन नेम। आपने अपने फॉर्म भरते वक्त जो भी नाम लिखा हो, माँ का नाम लिखा हो, बाप का नाम लिखा हो, या आपने सरप्रस्त का नाम लिखा हो, वो आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, सिग्नेचर माने कहते हैं दस्तखत को, साइन को। यहाँ पे आपके नीचे आपके साइन होने हैं। इस तरह ये आपकी OMR शीट मुकम्मल तौर पर भरी जाती है, भरी गई। यहाँ पे 9 करेंगे, ऐसे लिखेंगे 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे 9, राइट कोड नंबर, जो भी आपका कोड नंबर हो, यहाँ आपकी चीजें हैं। जैसे उर्दू है तो उर्दू भर दी, डेट है, आज डेट है हमारी 17 है, तो आज डेट है हमारी 17, तो यहाँ हम 17 डालेंगे, 17 मार्च 2024। लैंग्वेज ऑफ आंसर उर्दू। इस तरह हमारा सेशन, ये OMR शीट भरी गई। और हर बच्चा देख ले कि OMR शीट भरते वक्त किसी भी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं है। आपको अगर कोई चीज नहीं पता तो बराए करम गलत ना भरे। जो भी इन्विजिलेटर है, जो भी आपको क्वेश्चन पेपर बांटेगा, आप उससे पता कर लें। ज्यादातर बच्चे सेंटर कोड में गलतियां करते हैं, वो सेंटर कोड उससे पता कर लें, नहीं तक उसका रूल होगा। उसके बाद अब आइए, हमें मिलता है सवालनामा। सवालनामा मतलब क्वेश्चन पेपर। हमें क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में, सवालनामा हमारे हाथ में है। और सवालनामा मिलते ही हमें उसके ऊपर सबसे पहले जो पहली इंस्ट्रक्शन है, पहली हिदायत है, वही पढ़नी है। इस सवालनामे में कुल 19 सवालात और 16 सफ़हात छपे हैं, है ना। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन, कितने सवाल हैं? 19 सवाल हैं। कितने पेज हैं? छपे हुए पेज कितने हैं? 16 पेज हैं। तो सबसे पहले हमें सवाल का सीरियल नंबर देखना है, 1 से लेके 19 तक, है ना। उसके बाद हमें पेज गिनने हैं, 1 से लेके 16 तक। अगर हमारे सवाल सीरियल में है 1 से लेके 19 तक, तो पेज गिनने की जरूरत ही नहीं है, सही कह रहा है। और अगर हमारे सवाल सीरियल में नहीं है, या कोई मिस प्रिंट है, या नहीं प्रिंट है, या कभी कभी ऐसा होता है कि हाफ प्रिंट होता है, तो फौरी तौर पे उसे कुछ करने से पहले, उस कॉपी पे कुछ लिखने से पहले आप इन्विजिलेटर से अपनी कॉपी तब्दील कर लें। लेकिन ये सब चीजें विद 1 आध मिनट के अंदर ही होनी है। 1 मिनट, 2 मिनट, 1.5 मिनट, 3 मिनट, उससे ज्यादा का टाइम नहीं लें। उससे ज्यादा का टाइम लेंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत आती है। रोल नंबर हिंसों में जैसे ही आपके पास कॉपी मिल जाए, आपने कॉपी जांच ली कि उसमें 19 सवाल हैं, 16 पेज छपे हैं, तो अब आपको तसल्ली हो गई कि आपके पास जो कॉपी है वो सही है, रोल नंबर, सवालनामा जो है वो सही है। आप इसका अपना रोल नंबर लिख देंगे, जो भी आपका रोल नंबर है, इस वाले कॉलम में। क्वेश्चन पेपर में जो चीजें मांगी गई हैं वो आपको लिखनी है, जो चीजें नहीं मांगी वो नहीं लिखनी। बहुत से बच्चे सवालों पे निशान लगा देते हैं। अगर इन्विजिलेशन
इन्विजिलेशन यानी इन्विजिलेटर, मुमतहिन जांच करने वाला अगर अपनी उस पर आ जाए, मतलब कि अकड़ में मैं किसी को एक लफ्ज एक नुक्ता नहीं लगाने दूंगा, तो अगर आपने सवालनामे पे क्वेश्चन मार्क सवालनामे पे टिक किया हुआ है ना, वो उस पर भी आपको उठा के बाहर कर सकता है। तो इसमें बहुत एहतियात से काम लें कि आपको जितनी एंट्रीज इसमें मांगी गई हैं वही एंट्री करनी है, वही इंदराज करना है। और सवाल पे निशान लगाने में 1000 बार सोचिएगा, कहीं इसका जांच करने वाले को, आपके जो इम्तहान ले रहा है आदमी, उसको इस बात पर एतराज ना हो। अगर एतराज है तो बिल्कुल निशान ना लगाइए। फिर रोल नंबर अल्फाज में 2300 या 3 4 5 6 करके जो भी आप लिखना चाहें आपका। सपोज कीजिए अगर किसी का रोल नंबर यहां मैं लिखता हूं 7 8 9 3 2 5 6, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 78,93,256। एक तरीका तो आप इसको सीधा सीधा यहाँ लिखें 78,93,256। दूसरा तरीका है 7 8 9 3 2 5 6। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका आपका सीधा सीधा ये है कि आप उसे 78,93,256 पूरा लिखें। इम्तिहान की तारीख आज का दिन है और दिन पहले लिखेंगे। इम्तिहान की तारीख आज है 17 तारीख 17/3/2024 और दिन है इतवार। निगरान इम्तिहान के दस्तखत, ये आपका काम नहीं है। जो आपको कॉपी बांटने आ रहा है, जो आपका इम्तिहान जो जांच करता है, जो आपको जांच रहा है, निगरान आपकी निगरानी कर रहा है, वो आप अपने आके खुद यहाँ पे आके साइन करेगा, दस्तखत करेगा। इतना काम कॉपी मिलने के बाद में है और उसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना, जितना पूछा गया उतना लिखें। इसके बाद हिदायत हैं। तालिब इल्म को सवालनामे के पहले सफ़े पर अपना रोल नंबर लिखना जरूरी है। मेहरबानी करके अपने सवालनामे को जांच लीजिए कि तमाम सफ़ात और सवालात की इतनी ही तादाद है जितनी पहले सफ़े के सबसे ऊपर छपी है। इस बात की भी जांच कर लीजिए कि सवालात सीरीज में है। देखिए जो बात मैंने कही थी, आपने पढ़ा इस सवाल में कुल 19 सवाल हैं, 16 सवाल छपे और 16 सफ़ात छपे हुए हैं। तो सबसे पहले कॉपी मिलती, मैंने भी कहा और इन्होंने भी ये लिखा कि सबसे पहले इस बात को कंफर्म कर लें कि कितने हैं और कितने नहीं। और सीरीज में सारे सवाल है ना। तालिब इल्म को A, B, C, D और D में से कोई एक जवाब मुंतखब करना है और अलग से दिए गए जवाबनामे में अपना सही जवाब लिखना है। आपको जो राइट क्लिक करना है मारूजी सवालात में, है ना, मल्टी MCQ में, मल्टी चॉइस आंसर में, क्वेश्चंस में, तो वो क्वेश्चन पेपर में नहीं करने, जो आंसर शीट आपको मिलेगी उसके ऊपर लिखना है। और उसमें लिखने के 2 तरीके हैं, या तो सवाल नंबर लिखिए और पूरा जवाब लिख दीजिए, नहीं तो सवाल नंबर लिखिए, जो ऑप्शन सही है वो लिख दीजिए ABCD। मारूजी सवालात के साथ साथ सभी सवालात के जवाब दिए गए हैं, दिए गए वक्त के अंदर देने, दिए गए ही नहीं, दिए गए वक्त के अंदर देने हैं। मारूजी सवालात के लिए अलग से वक्त नहीं दिया जाएगा। देखिए मारूजी सवालात 16-17 क्वेश्चन सबसे आखिर में है। लोग बाग समझते हैं, अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं, तालिब इल्म ये समझते हैं कि इसके लिए हमें 2, 2.5, 3 घंटे इसके बाद अलग से वक्त मिलेगा। ऐसा हरगिज नहीं। जो 16-17 क्वेश्चन है जिसमें मारूजी सवाल हैं, 16-17 सवाल एक साथ हैं, वो इसी सवाल नामे का हिस्सा है, तो इसके लिए अलग से वक्त बिल्कुल नहीं मिलेगा। और ये बात इन्होंने यहां लिख भी दी है। तालिब इल्म जवाबी कॉपी में रोल नंबर के अलावा अगर कोई पहचान का निशान या कोई हिदायत दिखता है तो उस इम्तिहान से खारिज कर दिया जाएगा। देखिए बहुत बड़ी बात, देखिए बहुत से लोग 786 ऊपर लिख देते आंसर शुरू करने से पहले। बहुत से लोग 22 में ताला लिख देते हैं आंसर शीट शुरू करने से पहले। बहुत से लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख देते हैं क्वेश्चन आंसर शीट लिखने से पहले। बहुत से सितारे का, चांद का, हिलाल का बहुत सारे निशानात बना देते हैं। इस तरह के कोई निशान नहीं बनाना, इतना सा भी नहीं बनाना। और बहुत से लोग कॉपी के नीचे नोट लिख देते हैं, जी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे फलां टाइम में ज़रूरत, पढ़ने की इंतहाई ज़रूरत है, मैं बहुत नादार हूँ, गरीब हूँ, मैं मौका नहीं मिले हैं, मैं पढ़ना चाहता हूँ, आप अगर मुझे पास कर देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इस तरह के भी नोट नहीं लिखेंगे।
बहुत ही गलत इंप्रेशन जाता है और इससे आपके नंबर जो आपको मिल रहे होते हैं एग्जामिनर की मर्जी के ऊपर फिर हो जाता है कि वो उसको शो करे, सर्कल करे और कॉपी कैंसिल कर दे। जो रहे सही नंबर आते हैं ना, सपोज कीजिए 30, 35, 40 नंबर आते हैं और वो अगर उस एग्जामिनर अपने इस बात को जहन में रखें, आपके पेपर कैंसिल भी कर सकते हैं और आपको जीरो भी कर सकते हैं और फिर आपके लिए 1 साल बर्बाद भी हो सकता है। तो इस तरह के कोई नोट्स, कोई निशान, कोई चिन्ह किसी भी किस्म का अपनी कॉपी में ना लगाएं। अपनी जवाबी कॉपी पर सवालनामे का कोड सेट ए, ये 65/S/A/U तख्ता कॉमा सेट ए कोड लिखिए। जवाबी कॉपी वो जो मैंने बताया मार्कशीट, उसके बाद जो जवाबी कॉपी है उसमें अगर आपको पूछा गया है, लिखा गया है तो आप उसमें लिखेंगे, और अगर उस पर स्पेस नहीं है, नहीं पूछा गया तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्कशीट के साथ आप सारे इंदराज कर रहे हैं। अब आते हैं हम अपने सवालनामे की तरफ। देखिए, सबसे पहले ये हल करने से पहले आप इसको जरूर देखें। ये हैं इस सवाल के नंबर। इस सवाल के नंबर देखने से, ये बस लम्हे लम्हे की चीजें हैं, इस सवाल के नंबर देखने से आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको कितना लंबा आंसर देना है, कितना शॉर्ट आंसर, छोटा आंसर देना है। देखिए 6 नंबर का है और आपको ये भी पता लग जाएगा कि सवाल के कितने हिस्से हैं और सब जो मार्किंग है स्कीम है वो कितने कितने नंबरों पे आपको कितने कितने स्कोर कर पाएंगे। 10 ज़ेल अशार की तशरीह कीजिए और शायर का नाम लिखिए। देखिए 6 नंबर का है, 2 शेर हैं ये, उसूलन ये 2-2 नंबर 3-3 नंबर के होने चाहिए, 3 नंबर का 1, 3 नंबर का 6 नंबर। लेकिन इसमें दूसरा सवाल जो पूछ लिया शायर का नाम, तो 2.5 नंबर के ये और 1 नंबर का शायर का नाम। तो 2.5 नंबर की इसकी तशरीह, 2.5 नंबर की इसकी तशरीह और 1 नंबर का शायर का नाम, सीधे सीधे कितने नंबर होगा? 6 नंबर होगा। अगर आप शायर का नाम नहीं लिखेंगे तो 5 नंबर आपके कंफर्म है। देखिए सवाल, देवताओं के ऋषियों की ये सरजमीन जर्रा जर्रा तेरी खाक का है हसी, चूमता है कमर रोज तेरी जबी, तेरे जलवे ना हो किस लिए दिल नशी। कौन सी नज़म है पता है आपको? पंडित ब्रिज नारायण चकबस की नज़म है कश्मीर। ये कश्मीर की नज़म है और पंडित ब्रिज नारायण शर्मा ने चकबस ने लिखी है और उसमें बताना चाहते हैं कि देवताओं के ऋषियों की ये जो कश्मीर की जो सरजमी है, और इसमें बता रहे कि इस कश्मीर की धरती पे देवताओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने बहुत, जो इसकी जो बुनियादी है ये उन लोगों की सरजमीन है, ठीक है ना। और जर्रा जर्रा तेरी खाक का है हंसी, तेरी जमीन का, तेरी धरती का जर्रा जर्रा है ना, बारीक से बारीक जर्रा भी वो मुझको हसीन लगता है। चूमता है कमर रोज तेरी जबीर, कमर किसे कहते हैं? वो रोज, जबी किसे कहते हैं? पेशानी को। रोज तेरी पेशानी को चूमता है, तेरे जलवे ना हो किस लिए दिल नशी, कि है मेरे चमन ए कश्मीर, तेरे जो जलवे हैं किस लिए हसीन ना हो, मेरे को बहुत, मुझे बहुत हसीन और दिल नशीन लगते हैं, इसीलिए लगते हैं। तो आप किताब में अगर आपने तमाम चीजें पढ़ी हैं, पहले सेशन मेरे लिए हैं, तो आपको तमाम चीजें अजबर होनी चाहिए इस वक्त। और दूसरा या तो ये कर लें, देखिए ये वाला जो पोर्शन है ना, यह वाला, इसमें आपकी मर्जी है कि आप या तो ऊपर वाला कर लें या नीचे वाला कर लें, दोनों नहीं करेंगे। और ऐसा भी नहीं करेंगे एक हिस्सा ऊपर वाले का कर लिया और एक हिस्सा नीचे वाले का कर लिया, ऐसा भी नहीं। मुकम्मल का मुकम्मल, पूरा का पूरा, या तो एक हिस्सा ऊपर वाला या एक हिस्सा नीचे वाला। दूसरा है तमन्नाओं में उलझाया गया हूं, खिलौने दे के बहलाया गया हूं उस कूचे के हर जर्रे से आगा, उधर से मुद्दतों आया गया हूं। शायर का नाम लिखेंगे, शायद अजीम आबादी, और इन दोनों शायर की तशरीह करेंगे कि मुझे दुनिया में भेजकर मुझे कई सारी तमन्नाएं, आरजुएं खालिक ने दे दी और मुझे उसमें खिलौने, छोटी छोटी ज़रूरतें और छोटी छोटी ख्वाहिशें देकर, ऐसा जिस तरह हम बच्चों को रोने से बचाने के लिए, है ना, रोने से रोकने के लिए, शोर मचा से, हिल्ले से लगाने के लिए तो कई सारी खिलौनों के सामने रख देते हैं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिक कायनात ने मुझे दुनिया में भेज के मेरे सामने कई सारी आरजुएं रख दी ताकि मैं चुप रहूं, उलझूं ना, है ना। कुछ और मैं अपने महबूब के गली से, कुचा कहते हैं गली को, अपने महबूब की गली के हर जर्रे जर्रे से वाकिफ हूँ। क्यों? इसलिए नहीं कि मैं जानता नहीं, मैं कभी गया नहीं, बल्कि उधर से मुद्दत तो आ गया हूँ, एक लंबे अरसे तक मेरा वहां रोज का आना जाना रहा और एक दिन में कई चक्कर लगते रहे।
जब आदमी किसी जगह बार बार जाता है तो वहाँ के हर चीज से वाकिफ हो जाता है। यहाँ वाकिफ होने की दो वजह हैं, एक तो जाना आना, जानना पहचानना, और दूसरा महबूब से मोहब्बत। दूसरा सवाल देखिए कितने नंबर का है, ये 8वें नंबर का है, 8 नंबर। इसमें आपके दरसी किताब का इक्तिबास दिया है या उसकी बुनियाद पर आपके सवाल पूछे हैं। इक्तिबास का नाम लिखकर दर्ज सवालात के जवाब दीजिए। और यहां इक्तिबास का नाम जो है ना, ये सबक का नाम है ना। तो ये भी छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपको देखते हुए चलनी है। अगर आप जहन यकसू है और आप यकसुई के साथ एग्जाम में फोकस किया हुआ है तो ये छोटी छोटी गलतियां आप नजरअंदाज करेंगे, और जो असल क्रक्स है, रूह है सवाल की, वो आप उसको उस पर फोकस करेंगे, तवज्जो देंगे। कहानी के इस हिस्से में अफसाना निगार ने इसकी हीरोइन फूल रानी का तारुफ कराया। ये एक ऐसी नौकरानी है जो मुख्तलिफ घरों में काम करती है। वो खूबसूरत औरत है और दूसरी नौकरानियों से बहुत मुख्तलिफ है। ना तो बहुत ज्यादा भड़कीले कपड़े पहनती है और ना ही भारी जेवर पहनती है। इसका रहन सहन और बोलने का अंदाज ऐसा है जैसे बड़े घराने की औरतों का होता है। वो जमादार ने की बातचीत, तहजीब और उसके अच्छे ढंग से काम करने के अंदाज से मुतासिर है। देखिए जो मैं कह रहा था, पहला ही सवाल, ये इख्तिबास किस सबक से लिया गया है और किसने लिखा है। ये इख्तिबास हमारी उर्दू की किताब के सबक एक सवाल से लिया गया है। कौन से लिया गया है, कहां से लिया गया, एक सवाल से लिया गया। और इसकी मुसन्निफा का नाम, तख्लीक़कार का नाम स्वालिहा आबिद हुसैन है। ठीक, अफसाना निगार ने इस सबक में किसका तारुफ कराया और क्यों। अफसाना निगार ने इस सबक में अपने घर में काम करने वाली औरत जमादारनी फूल रानी का तारुफ कराया। और क्यों, क्योंकि वो उससे ज्यादा मुतासिर थी। सबक की हीरोइन की क्यों तारीफ की गई, क्योंकि वो बाखलाक थी, बाकिरदार थी और महज़्ज़ब थी। सबक में अफसाना निगार किन बातों से मुतासिर हुई। सबक में अफसाना निगार किससे, फूल रानी की सादगी से, रहन सहन से, बोलने के अंदाज से। और अगर वैसा लिखना चाहें तो ऐसा लिख दे, वो जमादारनी की बातचीत, फूल रानी की बातचीत, तहजीब और उसके अच्छे ढंग से काम करने के अंदाज से मुतासिर हुई। जो भी आप लिखना चाहें कंटेक्स्ट में, उसी सिनेरियो में होना चाहिए, है ना, आउट ऑफ सिनेरियो नहीं होना चाहिए। अगर आप इसे पढ़ के अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और आपको लगता है कि आपको अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते तो इसी में सवाल ढूंढें, इसी में जवाब ढूंढें और इस सवाल के साथ साथ जवाब देते चले जाएं। एक ही सवाल इसमें आपको अलग आएगा, कौन सा, इख्तिबास के सबक का नाम और उसके राइटर का नाम। ये आप जब इख्तिबास पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो किस सबक से और उसका राइटर कौन है। 4 सवाल है, 2-2 नंबर का एक सवाल है, क्योंकि 8 नंबर है, 4 सवाल है, 2-2 नंबर का एक सवाल है। जो भी आप सवाल के जवाब सही देते जाएंगे आपको 2-2 नंबर मिलते चले जाएंगे। कोई काटेगा नहीं, कोई काट ही नहीं सकता। आपकी राइटिंग में शर्त यह कि सही होनी चाहिए, आपका लिखने का तरीका यानी इमला दुरुस्त होना चाहिए। अच्छा, या तो ये कर लेंगे या ये करेंगे। और अब मैं 48 बरस के बाद लौट आया हूं। मेरे बेटे मेरे साथ हैं, मेरी बीवी मर चुकी है लेकिन मेरे बेटों की बीवियां और उनके बच्चे मेरे साथ हैं। और हम लोग सैर करते करते संभल झील के किनारे आ निकले हैं और अप्रैल का महीना है। दोपहर से शाम हो गई और मैं देर तक पुल के किनारे खड़े बादाम के पेड़ों की कतारें देखता जाता हूं और खुनुक हवा में सफेद शगुफों के गुच्छे लहराते जाते हैं और पगडंडी की खाक पर से किसी जाने पहचाने कदमों की आवाज सुनाई नहीं देती। एक हसीन दोशीज़ा लड़की हाथों में एक छोटी सी पोटली दबाए पुल पर से भागती हुई गुजर जाती है और मेरा दिल धक से रह जाता है। सबक का पहला सवाल, मुंदरजा बाला इक़्तिबास किस सबक से लिया गया और मुसन्निफ का नाम लिखिए। देखिए मुसन्निफ का नाम तो इस वक्त मेरे जहन में नहीं, आप अपनी किताब में देखिएगा। सबक का नाम है पूरे चांद की रात। मुसन्निफ कितने बरस बाद लौट आया, सबक में इसमें दे रखा है, इक़्तिबास में दे रखा है। मुसन्निफ कितने साल बाद लौट आया, मुसन्निफ 48 साल बाद लौट आया। 48 बरस के बाद लौट आया। सवाल का जवाब इसी में ही है। हाँ, अफसाना निगार कहां खड़ा है, अफसाना निगार संभल झील के किनारे खड़ा है भाई, है ना। सैर करते करते संभल झील के किनारे आने के और अप्रैल का महीना है और मैं देर तक पुल के किनारे खड़ा, संभल झील के पुल के किनारे पर खड़ा है। ये रहा। और कौन सा पुल का किनारा है,
समर झील का, संबल झील का, ये रहा सुम्बुल झील का, संबल झील का, जो भी आपने लिखना चाहे, सब इसी में मिल रहा है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, गौर से पढ़ने की जरूरत है सिर्फ। लड़की के हाथों में क्या था? लड़की के हाथों में छोटी सी पोटली, एक छोटी सी पोटली। ये भी सवाल आपको इसमें मिल गया। और इस तरह आपका ये खत्म हुआ पोर्शन। या तो पहला वाला करिए, दूसरा वाला करिए, और 8 नंबर आपके कंफर्म हो गए। जो हिस्सा आप सवाल का छोड़ेंगे वो नंबर आपके कटते चले जाएंगे, मिलेंगे ही नहीं। गजल का एक शेर लिखकर गजल की तारीफ लिखिए। गजल का शेर तो आपको पता है, नहीं भी पता तो आपके इसमें दे रखा है, कोई सा भी गजल का आप कोई सा भी शेर लिख सकते हैं जो आपको याद हो। इन्होंने इसमें पाबंदी नहीं लगाई कि आप किताब का शेर लिखेंगे, किताब की गजल का लिखेंगे। जो गजल आपको याद है उसका कोई एक शेर लिख दीजिए। पाबंदी वाली क्या चीज है? पाबंदी वाली चीज है गजल की तारीफ। गजल किसे कहते हैं? पिछले सेशन में मैं और आप साथ थे और हम लोगों ने गजल पे ही डिस्कस किया था। तो गजल किसे कहते हैं? औरतों से बातें करना, औरतों की बातें करना, इश्किया बातें करना, या जख्मी हिरन की आवाज को गजल कहते हैं। इतना सिंपल, इतना आसान। उसके बाद आइए अगला, या तो ये कर दीजिए या ये करिए कि नज़म की तारीफ लिखकर अपनी किताब के एक नज़म गो शायर का नाम लिखिए। एक नज़म गो शायर, कोई सा भी शायर जो आपको याद हो पूरी किताब में से, वो लिख दीजिए। हर शायर ने गजल भी लिखी है और नज़म भी लिखी है, तो इसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नज़म की तारीफ लिखेंगे। नज़म किसे कहते हैं भाई? नज़म लिखाइए, देखिए नज़म। अभी मैं बता देता हूँ नज़म किसे कहते हैं। नज़म पूरी डिटेल के साथ आपको बता देता हूँ, समझ भी लीजिएगा। ये 4 नंबर का है, इसमें 1 नंबर की नज़म की तारीफ है और 2 नंबर की नज़म की तारीफ है और 2 ही नंबर का नज़म गो शायर का नाम है। देखिए नज़म के लग़वी माने लड़ी में मोती पिरोने के हैं, इंतजाम करते हैं, करने के हैं, खूबसूरती के हैं, आराइश के हैं। नज़म के दूसरे मानने इंतजाम, तरतीब या आराइश के भी हैं। उर्दू में एक अदबी इस्लाह के तौर पर नज़म का लफ्ज़ 2 मफाहिम में इस्तेमाल होता है। डिसिप्लिन में भी इस्तेमाल होता है, तो दूसरा मफहूम डिसिप्लिन का, नज़्म व ज़ब्त का भी है। आम और वसी मफहूम में लफ्ज़ नस्र के मद्दे मुकामिल के तौर पर बोला जाता है और इससे मुराद पूरी शायरी होती है, और इसमें वो तमाम असनाफ और असालीब शामिल होते हैं जो हैयत के एतबार से नसर नहीं है। मखसूस और महमूद मफहूम में नज़म शायरी की सुन्फ को कहते हैं जिसके किसी खास मौजू पर तसलसल के साथ इजहार ख्याल किया जाता है। देखिए आप छोटे हैं अभी, इस लेवल पे आपको इतना सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। मेजर बातें आप याद रखेंगे। नज़म के लफ्जी माने इंतजाम, तरतीब या प्रोइश के हैं, ठीक है। इसके बाद आप सीधा सीधा लिखेंगे नज़म शायरी की उस सिन्फ को कहते हैं जिसमें किसी खास मौजू पर तसलसल के साथ इजहार ख्याल किया जाता है। पीडीएफ की शक्ल में आपके पास पहुंच जाएगा, घबराइए नहीं। और इसके बाद आप अगर इसमें पूछते हैं कि नज़म की डिटेल लिखनी है तो फिर ये डिटेल भी लिखिएगा। हाँ, नज़म में एक से ज़्यादा मौज़ूआत भी हो सकते हैं, लेकिन ये सब एक बुनियादी मौजू के पाबंद होते हैं। नज़म का एक मरकज़ी ख्याल होता है, बिल्कुल जो आप जिस अनवान के तहत, जिस ख्याल के तहत शायरी कर रहे हैं उसका एक आपका मरकज़ी ख्याल भी होगा, जिसके गिर्द पूरी नज़म का ताना बाना बोला जाता है। जैसे ड्रामा, कहानी है ना, अफसाना, इंशाइया, एक मरकजी ख्याल के गिर्द चारों तरफ बोला जाता है, लिखा जाता है, बढ़ाया चढ़ाया जाता है। इसी तरह नज़म भी एक मरकजी ख्याल के गिर्द उसका ताना बाना बुना जा रहा है। ख्याल का तदरीजी इर्तिका भी नज़म की एक खुसूसियत है। कोई एक चीज़ बताइए, उसको पूरा बराबर आहिस्ता 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 एक्सप्लेन कर दिया, वजाहत कर दी, वो सब नज़म के हिस्से हैं। तवील नज़मों में इर्तिका वाज़िया होता है, मुख्तसर नज़मों में इर्तिका वाज़िया नहीं होता और अक्सर बेशतर एक तासुर की शक्ल में उभर कर सामने आता है। इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना तक लिखेंगे। इन खुसूसियात की रोशनी में कहा जा सकता है कि उर्दू में गज़ल के अलावा जितनी भी असनाफ़ शायरी हैं वो सब नज़म में दाखिल हैं, लेकिन अपनी चंद अलग अलग खुसूसियात की बिना पर कुछ असनाफ़ जैसे कसीदा, मरसिया, मसनवी, रुबाई, क़ता वगैरह के नाम मुतय्यन हो गए हैं। इसलिए इन असनाफ़ को नज़म न कहकर इनके नामों से याद किया जाता है। दरअसल एक सिन्फ़ सुख़ुन के एतबार से नज़म की इस्तिलाह एक जदीद तसव्वुर है, और जिन मायनों में हम आज इस इस्तिलाह का इस्तेमाल करते हैं उसका तसव्वुर पहले ज़माने में नहीं था। इसीलिए अक्सर नज़म के लिए नज़्म जदीद की इस्तिलाह भी इस्तेमाल की जाती है। दूसरी ज़बानों के अदब से ली गई कुछ असनाफ़ जैसे गीत, दोहा, सानेट वगैरह को भी हम इन नामों से पुकारते हैं, हालांकि बुनियादी तौर पर ये नज़म ही है। कोई गीत लिखा जा रहा है वो भी किसी मरकज़ी ख्याल के तहत लिखा जा रहा है,
है ना, कोई सानेट, कोई कदा, कोई चीजें लिखी जा रही हैं, मर्सिया है वो भी किसी शहादत के उसके जहन में रखकर लिखा जा रहा है, वो सब नज़म के पार्ट्स हैं, नज़म की तरीका, नज़म की अक़साम है। नज़म के लिए ना तो कोई हैयती क़ैद है ना मौज़ूआत की, चुनांचे उर्दू में गज़ल और मसनवी की हैयत में भी मुख्तलिफ़ किस्म के बंदों पर मुश्तमिल नज़में और आज़ाद मुअर्रा नज़में भी लिखी गई। इस तरह कोई भी मौजू नज़म का मौजू हो सकता है। हैयत के अतबार से नज़म की 3 अक़साम हैं। पाबंद नज़म, देखिए याद रखिएगा, ये सवाल ग्रामर में अक्सर आ जाता है। हैयत के अतबार से नज़म की कितनी अक़साम है, जैसे गज़ल का आता है कि हैयत के अतबार से गज़ल की कितनी अक़साम है, इसी तरह नज़म के भी सवाल अक्सर आ जाता है कि हैयत के अतबार से नज़म की कितनी अक़साम है। ऐसी नज़म जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफ़ियों की तरतीब में मुकर्रर असूलों की पाबंदी की गई हो, पाबंद नज़म कहलाती है। नए अंदाज की ऐसी नज़में भी जिनके बंदों की साख्त मुरवजा हैयतों से मुख्तलिफ हो, या जिनके मिसरों में काफ़ियों की तरतीब और मुरवजा असूलों के मुताबिक ना हो, लेकिन उनके तमाम मिसरे बराबर हों, उनमें काफ़ी का कोई इल्तिज़ाम ज़रूर पाया जाए, पाबंद नज़में कहलाती हैं। जैसे मुरब्बा 4, मुखम्मस 5, मुज़द्दस 6, तरकीबबंद, तरजीबंद, गीत और दोहा वगैरह। ये आपकी नज़म के बारे में आपके लिखे, ठीक। अब उसमें अलग अलग किस्म के मुसम्मत, मुखम्मस नाम दे रखे हैं। अब आते हैं हम अपने, ठीक, आइए नज़्म मुअर्रा, ऐसी नज़म जिसके तमाम मिसरे बराबर के होंगे मगर इनमें काफिया ना हो, नज़्म मुअर्रा कहलाती है। सारे मिसरे बराबर हैं लेकिन काफिया ना हो, रदीफ हो, रदीफ सबसे आखिरी वाला लफ्ज जो सेम टू सेम होता है, बिल्कुल बस एक ही होता है वो रदीफ, लेकिन काफिया ना हो यानी जिसमें रिदम वाले अल्फाज ना हो। शुरू में इसे गैर मुकफ़्फ़ा या बेकाफिया नज़म कहा जाता है, लेकिन बाद लोगों ने इसे नज़्म आरी भी कहा। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन लोगों ने क्या कहा और क्या नहीं कहा, बस आप सीधी सीधी बात याद रखें, नज़्म मुअर्रा बस याद रखें। नज़्म मुअर्रा ऐसी नज़म जिसके मिसरे बराबर हैं मगर काफिये की पाबंदी नहीं की गई। आज़ाद नज़म, ऐसी नज़म जिसमें ना तो काफिये की पाबंदी है और ना बहर के इस्तेमाल में मुरवजा असूलों का ख्याल रखा गया हो, यानी जिसके मिसरे छोटे बड़े हों। हाँ, अब ये मिसरे छोटे बड़े, आपने तो अभी तक ये पढ़ा कि नज़म और गज़ल के मिसरे बराबर होते हैं, अभी छोटे बड़े मिसरे कैसे हो गए। आज़ाद नज़म है ये, जो नसरी अंदाज में लिखी जाती है। कभी कभी मैं सोचता हूँ ए वसीम कि इर्तिका की उन्हीं पुरानी मंजिलों की जानिब लौट चलूं कि जहां अभी तक, इस तरह की जिसमें रुक रुक कर बयान किया जा रहा है, कोई बड़ी चीज, बड़े अल्फाज, बड़े मिसरे बड़ी लाइनें, फिर छोटे मिसरे छोटी लाइनें, वो सब आज़ाद नज़्मों में आती हैं। काफिये की पाबंदी भी जरूरी नहीं लेकिन वजन जरूरी है। शेर पढ़ने के बाद एहसास होना चाहिए कि आपने कुछ पढ़ा है, शेर पढ़ा है। शेरी हैयतें अभी आपने पढ़ा ना, मुसद्दस, मुखम्मस, मुरब्बा, उसकी इक़साम है। मुसम्मत, शेर की इस्तिलाह में मुसम्मत ऐसी नज़म को कहते हैं जो कई बंदों में लिखी जाए। एक बंद में अशार की तादाद 3 से लेकर 10 हो सकती है। मुसम्मत के हर बंद में मिसरों की तादाद बराबर होनी चाहिए, यानी पहला बंद अगर 5 मिसरों का है तो बाद के तमाम बंद भी 5-5 मिसरों के होंगे। ऐसी नज़म जो कई बंद पर आधारित हो, कई बंद पर इन्हिसार करती हो, मुश्तमिल हो, और हर बंद सेम मिसरों का हो। कोई अगर 5 का है, 4 का है, 3 का है, ऐसा नहीं है। कोई 5 का है तो सारे बंद 5-5 मिसरों के होंगे, कोई 3 का है तो सारे मिसरे 5-5, सारे बंद 3-3 मिसरों के होंगे। अच्छा, मुसम्मत की 8 किस्में हैं। ये जो गजल, जो नज़म पढ़ रहे हैं उसकी कितने अक़साम हैं? 8, गिनती के हिसाब से हैं ये, 1 2 3 4 5 गिनती के हिसाब से हैं। पहला है मुसल्लस। मुसल्लस आपको पता है 3 को कहते हैं। जिसके हर बंद में 3 मिसरे हों। मुरब्बा, जिसके हर बंद में 4 मिसरे हों। मुखम्मस, जिसके हर बंद में 5 मिसरे हों। मुसद्दस, जिसके हर बंद में 6 मिसरे हों। मुसब्बा, जिसके हर बंद में 7 मिसरे हों। मुसम्मन, जिसके हर बंद में 8 मिसरे हों। मुतस्सा, जिसके हर बंद में 9 मिसरे हों। माशर, जिसके हर बंद में 10 मिसरे हों। तरजीबन, अभी हमने पढ़ा था ना तरजीबन किसे कहते हैं, वो तरजीबन भी सुन लीजिए। तरकीब बंद और तरजीब बंद में ज्यादा फर्क नहीं। तरकीब बंद में टेप का शेर हर बार बदलता है। तरकीब बंद में, यानी जब तरजीब बंद में टेप का शेर तब्दील नहीं होता। हर बंद के आखिरी में जूं का तूं दोहराया जाता है। ऐसा कभी होता है कि हर बंद के आखिर में सिर्फ एक मिसरा ही बार बार लाया जाए। इसमें मिसालें बहुत कम हैं। नज़ीर अकबर आबादी की नज़म बंजान नमा इसकी एक मारूफ मिसाल है। तरकीब बंद
इसके हर बंद में आमतौर पर 5 से 11 तक अशार होते हैं। हर बंद में गजल की तरह मुस्तकिल काफिया होता है। देखिए मुस्तकिल काफिया होता है, ये बात याद रखिएगा। यानी इसका हर दूसरा मिसरा हम काफिया होगा, लेकिन हर बंद का काफिया दूसरे बंद से मुख्तलिफ होगा। एक बंद, एक राइम, एक रिदिम, एक साज, एक आवाज। दूसरा बंद, दूसरी राइम, दूसरा रिदिम, दूसरा साज, दूसरा काफिया, दूसरी आवाज, दूसरी लय। पूरे तरकीब बंद एक ही बहर में होना जरूरी है ना। पूरा का पूरा तरकीब बंद, जो पूरी शायरी है, पूरी नज़्म है, वो एक ही बंद में होना जरूरी है। तरकीब बंद है तो तरकीब बंद में, एक ही बहर में, यानी ले में गाते गाते आपकी ले बदलेगी नहीं, है ना। राइमिक तो बदल जाए, रिदिम तो बदल जाएगा, लेकिन आपकी रा नहीं बदलेगी। हर बंद के आखिर में टेप का शेर होता है, जिसका वजन तो बाकी नज़्म के मुआफिक होता है, लेकिन इसका काफिया मुख्तलिफ होता है। ये वो चीजें हैं जो आपको डिटेल में बतानी है, तफसील से बतानी है। अगर ये आपका सवाल 10 नंबर का आ जाए या 20 नंबर का आ जाए या 15 नंबर का आ जाए या 8 नंबर का, तब आपको ऐसा करना है। लेकिन जहां हम 4 नंबर का सवाल कर रहे हैं या 2 नंबर का सवाल कर रहे हैं, और जितना पूछा है हमें उतना ही इसमें बयान करना है। अक्सर यहां तक नहीं पहुंचते, हम सिर्फ नज़म की अक़साम तक ही पहुंच पाते हैं जो हमसे पूछा जाता है। शेरी मिसरों की तादाद के हिसाब से नज़म की तारीफ बयान कीजिए, बस। अब आइए हम वापस अपने सवालनामे की तरफ चलते हैं, जो हमारा सवालनामा है। ये चीज मैंने आपको इसलिए बताई कि ये चीज आपकी अभी तक रह गई थी, इसलिए से मैंने डिटेल से आपको बताया। एक कोई सा भी नज़म का शायर आपने लिख दिया। अब आइए ड्रामे की तारीफ। ड्रामा किसे कहते हैं? ड्रामे की तारीफ मैं आपको लिखा चुका हूँ। किरदार, इसमें एक कहानी होती है, मरकजी ख्याल होता है, किरदार होते हैं, मुकालमे होते हैं, स्टेज होता है। और ड्रामा यूनानी लफ्ज का वो है जिसके मायने हैं अदा करके दिखाने वाला आर्ट्स, यानी परफॉर्मिंग आर्ट्स। ड्रामे की दो बड़ी किस्में हैं। ड्रामे के मायने परफॉर्मिंग आर्ट्स, जो अदा करके दिखाया जाए वो सब ड्रामा कहलाता है। और जिसे देखने के बाद देखने वाला यानी नाजरीन क्या हो, महजूज हो। इसकी 2 किस्में हैं, जिसमें लिखा अलमिया ट्रेजेडी या तरबिया कॉमेडी। अलमिया वो जिसमें सिर्फ अफसोसनाक बातें हों, जिसे देखकर दिल रोने को करे, है ना, अफसोस का वो। और तरबिया कॉमेडी वो जिसे देखकर दिल खिल जाए, हंसने का दिल करे। ठीक है, इसके बाद कहां से निकला? संस्कृत ड्रामों की किस्म के अनुसार उसके रस यानी जज्बात पर मुनहसर होता है। अरस्तू ने ड्रामे के लिए 6 चीजों को लाजमी करार दिया, यानी अब ड्रामे के हिस्से हो रहे हैं, अज्जा आ रहे हैं। किस्सा, किरदार, मुकालमा, ख्याल, आराइश और मौसीकी। यहाँ पे सब कुछ है, लेकिन स्टेज नहीं है। अगला स्टेज हम बढ़ाते हैं, इसमें एक परफॉर्मर एक चीज बढ़ाते हैं, स्टेज। हर ड्रामे में संगीत या मौसीकी होना जरूरी नहीं, जरूरी, सही बात है। ड्रामे के सिलसिले में 3 वहदतों का जिक्र गया, वहदत ज़मा, वहदत मकान और वहदत अमल। वहदत ज़मा जिस जमाने में ये हो रहा है, वहदत मकान जहां किया परफॉर्म किया जा रहा है या अदा किया जा रहा है, करके दिखाया जा रहा है। वहदत अमल या किस काम के जरिए क्या दिखाया जा रहा है, किसको किस चीज पर फोकस करके किया जा रहा है। और हमारे यहाँ जो सबसे पहले जो लिखे गए ड्रामे उसमें कौन कौन थे? अमानत लखनवी, वाजिद अली शाह और आगा अशर से लेकर हमारे ज़माने तक उर्दू का सफ़र जारी है। और जो अच्छे वो ड्रामा निगार हैं उनमें कौन कौन? इम्तियाज़ अली ताज, सैयद आबिद हुसैन, मोहम्मद मुजीब, फजलुर रहमान, मिर्ज़ा अदीब, रेवती सरन शर्मा, हबीब तनवीर वगैरह हैं। आपने अपने यहाँ भी तो पढ़ा ना, आखिरी स्टेज है ना, आखिरी एक्ट के नाम से जो पढ़ा, वो भी हमारा ड्रामे की वो है। और उसके जब आप पढ़ेंगे आखिरी एक्ट को, तो उसमें आपको ड्रामे की तफसील भी मिल जाएगी, तारीफ भी मिल जाएगी। अब ये कहानी किसे कहते हैं, ये अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। या तो सिर्फ ड्रामे की तारीफ लिख के छोड़े, या कहानी के बारे में लिखिए। कहानी किसे कहते हैं, अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। वो किस्से या वो चीजें या जो सीना बा सीना हम सुनते चले आ रहे हैं अपने आबा अजदाद से, अपने पुरखों से, और जिसमें सुनने के बाद आपकी दिलचस्पी बरकरार आज तक मौजूद है, वो सब कहानियां कहलाती। तो ये चीजें कहानी में आप लिखेंगे। जिस तरह ड्रामे में किरदार होते हैं, इसमें भी किरदार होते हैं। जिस तरह ड्रामे में मरकजी ख्याल होता है, इस तरह इसमें भी मरकजी ख्याल होता है। लेकिन कहानी में जो डिफरेंस है ड्रामे और कहानी में, इसमें ये परफॉर्मिंग आर्ट्स नहीं कहलाया जाता है ना। ये अपने इंसान की ख्याली इख्तराब में भी इन्हिसार करता है, और कभी कभी सच्चाइयों पर मबनी होती है। ये सुनने से और सुनाने से ताल्लुक रखती है।
अब आइए, दर्ज झेल उन्वानात में से किसी एक उन्वान पर मजमून लिखिए। अपने वतन से मोहब्बत, हुब्बुल वतनी, मैं इसे हुब्बुल वतनी कहता हूँ, इन्होंने डायरेक्ट कह दिया अपने वतन से मोहब्बत। दूसरा, ईद उल फित्र का त्यौहार सब जानते हैं, 30 रोजों के बाद आती है, शिवाल का पहला दिन होता है, अल्लाह की तरफ से रोजारों के लिए और इबादत गुजारों के लिए इनाम का दिन है, फितरा दिया जाता है, इसलिए से ईद उल फित्र का नाम दिया गया, या मीठी सवैयाँ वगैरह बनती हैं तो इसलिए इसे मीठी ईद का भी नाम दिया जाता है। और जितनी तफसील आप इसके साथ लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं। शब कदर का भी इसमें जिक्र कर सकते हैं, तरावियों का भी जिक्र कर सकते हैं, रोजे के टाइम का जिक्र करेंगे, रोजा सहरी का जिक्र करेंगे, इफ्तार का जिक्र करेंगे, है ना, वो तमाम चीजें आप इसमें करेंगे। महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी को जिन लोगों ने पढ़ा है, महात्मा गांधी कौन थे, उन्हें क्यों महात्मा का खिताब क्यों दिया गया, है ना, हिंदुस्तानी कौम का बाप उन्हें क्यों कहा जाता है, ये तमाम चीजें उनसे मुतालिक लिखेंगे। और इसमें दो बातों का जरूर ध्यान रखेंगे, एक तो उनकी तारीख पैदाइश 2 अक्टूबर और एक उनकी विसाल का दिन या इंतकाल का दिन, वो जरूर याद रखें। शुरू में लिखेंगे फला दिन पैदा हुए और आखिर में लिखेंगे फला दिन इनका इंतकाल हुआ। उस दरमियान आप इनके जितने भी कारनामे वो लिखेंगे और उसके बाद हिंदुस्तानी सियासत में इनका जिक्र करेंगे और बताएंगे कि हिंदुस्तान की आज़ादी इन्हीं की रहनुमाई में हमको मिली। दिल्ली का बाजार चांदनी चौक, ये इन्होंने चांदनी चौक यहाँ मेंशन कर दिया, तो हमें चांदनी चौक लिखनी है। और अगर दिल्ली का बाजार, खाली दिल्ली का बाजार लिखते तो हम कोई से भी बाजार का जिक्र कर देते। और मैं आपको एक आसान तरीका बताया तो ये मजमून लिखने का, दिल्ली के किसी भी बाजार का, आप अपने इलाके का कोई सा भी बाजार तस्वुर कर लीजिए और जो नाम पूछा वो नाम लिख दीजिए, आपका मजमून पूरा। लेकिन इसमें बात ध्यान रखिएगा, जहां आपको मेंशन कर दिया जाए, स्पेसिफाई कर दिया जाए कि चांदनी चौक, तो आपको चांदनी चौक की मोटी मोटी चीजें याद होनी चाहिए। एक सिरे पे लाल किला, दूसरे सिरे पे फतेहपुरी मस्जिद, बराबर में एक तरफ एक साइड में गुरुद्वारा है शीशगंज, उसके बाद एक सुनहरी मस्जिद है। जो छोटी छोटी चीजें जो उनके वहां पर जो चीजें बड़ी बड़ी चीजें हैं वो आपको याद होनी चाहिए। उसमें किस तरह के बाजार लगते हैं, कौन सी चीजें ज्यादा बिकती हैं, कहाँ से लोग आते हैं, है ना, किस तरह की दुकानें, होलसेल की दुकानें, रिटेल की दुकानें, वो तमाम चीजें आपको थोड़ी थोड़ी जहन में होनी चाहिए। और बाकी जो बाजार का मंजर है ना वो लिख दीजिए, आपका मजमून पूरा हो जाएगा और परफेक्टली पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये हो जाएगा आपका। फिर आइए मेट्रो ट्रेन। मेट्रो ट्रेन के बारे में सबने, मेट्रो ट्रेन एक ऐसी ट्रेन है जिसके बारे में न सिर्फ लोगों ने सुना बल्कि इसमें सफर भी किया। मैं समझता हूं कि 100% बच्चों ने इसमें सफर किया होगा जिसका दिल्ली से वास्ता पड़ा होगा। 2 बातें इसमें ध्यान रखेंगे, मेट्रो तीन चार बातें। मेट्रो ट्रेन दिल्ली में कब बनी, कब शुरुआत हुई, कब शुरू हुई, और मेट्रो ट्रेन जमीन दोज भी है, जमीन के ऊपर भी है, ये भी लिखेंगे। ये भी लिखेंगे कि मेट्रो ट्रेन में एसी वाला मामला भी है, थकान का एहसास नहीं होता, औरतों के लिए अलग से डब्बा मुख्तस किया गया है। उसके बाद हर डब्बे में औरतों के लिए अलग से सीट कैटेगराइज की गई है। इसके अंदर आप ये भी लिखेंगे माजूरों के लिए भी अलग से सीटें का इंतजाम किया गया, बुजुर्गों के लिए भी अलग से सीटों का इंतजाम किया गया, है ना। इसको जब आप शुरुआत हुई थी उसमें टिकट खरीदे जाते थे, टोकन खरीदे जाते थे, अब खाली पेपर से बात चल रही है। और कभी कभी, और अब तो आपके किसी भी कार्ड से, जो भी आपका पैसों से मुताल्लिक कार्ड है वो कार्ड उसमें चल जाता है। और इसका सफर आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है, खराब लगता है, सुहाना लगता है या नहीं लगता, वक्त की बचत हो रही है नहीं हो रही, है ना। और एक ही उस पे स्टेशन पे मुख्तलिफ जगहों की ट्रेनें आती हैं, उसको इंटरचेंज करते हैं, हम बदल लेते हैं, वो कहाँ से कहाँ तक है या नहीं, अगर आपको मालूमात है वो लिख सकते हैं, नहीं मालूमात तो आप उसका हवाला दे सकते हैं। एक ही स्टेशन पे आप जमीन दोज भी सफर कर रहे हैं और जमीन से ऊपर भी सफर कर रहे हैं और जमीन पर भी सफर कर रहे हैं, है ना। तीनों तरह पे चल रही है, जमीन से ऊपर भी चल रही है, जमीन पे भी चल रही है और जमीन दोज भी चल रही है। रफ्तार कैसी है, बिजली से चल रही है या पानी से चल रही है या हवा से चल रही है, जो भी इसमें ईंधन इस्तेमाल हो रहा है उसका हवाला, है ना। कुछ ऐसी भी मेट्रो ट्रेनें हैं जिनमें उसकी पायलट चलाने वाले की जरूरत ही नहीं, वो खुदकार निज़ाम के तहत चल रही हैं, वो तमाम चीजें लिखेंगे। जितनी भी आप मेट्रो ट्रेन में चीजें देखते हैं वो सब आप इसमें लिख सकते हैं। मेट्रो ट्रेन के प्लेटफॉर्म का भी इसमें जिक्र कर सकते हैं, कितना अच्छा लगता है, खराब लगता है, भद्दा लगता है, सफाई है नहीं है, जो भी आपको लिखना चाहें। और हमेशा जब हम मजमून लिखते हैं और तनकीदी नहीं है तो हमेशा हम उसकी तारीफ ही लिखते हैं।
बुराइयां नहीं लिखते। ये बात याद रखिएगा। अगर हम बयानिया मजमून लिख रहे हैं, जब तक हमें उसमें कहा नहीं जा रहा कि तनकीदी नोट बनिए, तनकीदी लिखिए, जब तक हम उसकी सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयां ही लिखेंगे। समझ में आ रही है ना? अब आगे चलते हैं। रेल का सफर। अब ये रेल का सफर तो आप सबने किया है, कोई बच्चा ऐसा नहीं जिसने रेल का सफर ना किया हो। रेल का सफर लिखेंगे, रेल का लिखेंगे कि हिंदुस्तान में बहुत बड़ा रेल का इंतज़ाम है, बहुत बड़ा रेल का इंतज़ाम है। मेरा ये भी रेल में सफ़र करने का अक्सर इत्तेफाक रहता है, और मैं फ़ला जगह से फ़ला जगह का सफ़र करता हूँ जाने के लिए। मैं फ़ला दिन फ़ला जगह से फ़ला जगह गया, मैंने जाने के लिए रेलवे स्टेशन से टिकट लिया या ई सिस्टम से पहले ही बुक कर लिया। उसके बाद मैं गया, टीटी से मुलाकात हुई, टीटी ने देखा, उसके बाद मुझे कौन सी सीट मिली, पहली या बीच की या ऊपर की मिली, तो आराम से सोता हुआ गया। कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर लिखेंगे जो आपके नंबर के हिसाब से पूरा हो। देखिए इसके कितने नंबर का सवाल है ये, यहाँ शायद मेंशन नहीं किया गया लेकिन होगा 10 नंबर का। ये रहा, ये 10 नंबर का। 10 नंबर का मतलब ये है कि आपका 1.5 सफ़े के आसपास, यानी 15 से 20 लाइन है, इतना होना चाहिए। और आपकी जो कॉपी है वो बड़ी होगी, अगर एक पूरा पेज भी भर देंगे तो वो भी सफिशिएंट होगा, काफी होगा। एक सेकंड, बस ये आखिरी है। अपने दोस्त को इम्तिहान में कामयाब होने पर खत लिखकर मुबारकबाद दीजिए। आपका दोस्त इम्तिहान में पास हो गया, आपको उसको खत लिखना है, खत लिखने का मैंने बता दिया। वो आपको गया, अपने स्कूल के हेडमास्टर साहब को बुखार होने के 2 दिन की छुट्टी की दरखास्त। जनाब प्रिंसिपल साहब, जो भी आपके स्कूल का नाम है, जनाब आला गुजारिश ये है कि मुझे 2 दिन से बुखार आ रहा है, डॉक्टर ने मुझे 2 दिन का आराम करने का मशवरा दिया है, इसलिए आप मुझे 2 दिन की छुट्टी इनायत करें, रुखसत इनायत करें, आपकी नवाजिश होगी। फ़क्त आपका शागिर्द। और जो भी आप लिखेंगे इख्तिताम का, या तो इधर ही लिखेंगे। कौन से हाथ पे? उल्टे हाथ पे। रेडियो की कौन सी इजाद ने कंप्यूटर सनअत में इनकलाब बर्पा कर दिया? ट्रांजिस्टर की इजाद ने कंप्यूटर सनअत में इनकलाब पैदा कर दिया। या सैटेलाइट के जरिए नशरियात क्यों अहम है? सैटेलाइट ऐसी चीज है जो हमारे आसमान पर है, और उसके हम अपना सिग्नल भेजते हैं, वो सिग्नल चारों तरफ मुंतशिर हो जाते हैं जहां हम भेजना चाहते हैं। यहां तक हमारा आज का सेशन पूरा होता है। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। अल्लाह हाफिज।